गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन इट्स अ वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखते हैं हम लोग क्या चीजें पढ़नी है, हमें कैसे पढ़नी है। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे एक बार को देखेंगे और बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए मेरे घर में ये कोई बकेट है, इसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है और मेरे पास ये कोई एक बैलून है। बैलून तो समझते हैं ना, वही बर्थडे वाला गुब्बारा है। और इस बर्थडे वाले बैलून को मैं इस पानी के अंदर डिप करता हूँ और बिल्कुल जितना गहराई तक ले जा सकता हूँ। चलो, अब बकेट में बहुत ज्यादा कंप्रेशन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप स्विमिंग पूल में ले जाते हैं या ओशन में ले जाते हैं, वो जो था कौन सा मूवी थी, गाजी गाजी अटैक, तो उसमें जो सारा कॉन्सेप्ट था कि भैया सबमरीन को हम इतने प्रेशर पे ले गए, इतनी डेप्थ पे ले गए, इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती। तो वही सब चीजें आज हम लोगों को डिस्कस करनी है। बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये मेरे पास में एक कोई भी वॉल्यूमेट्रिक शेप है, मैं इसको क्यूबिकल ले लूंगा तो थोड़ा आसानी रहेगी कॉन्सेप्ट को पढ़ने में। इसका वॉल्यूम V है। अब इसके ऊपर चारों तरफ का मतलब जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, हर तरफ से, जैसे मैंने बैलून का केस लिया, मैंने यहाँ सबमरीन का केस लिया, मैं पानी के अंदर ले गया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस इसके ऊपर लगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन से लगा, तो क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगी, इसका वॉल्यूम कुछ कम होगा। मान लीजिए जितना कम हुआ, फाइनल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, फाइनल वॉल्यूम तो होगा V डैश इक्वल्स टू V माइनस डेल्टा V, लेकिन जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो है मेरे पास डेल्टा V। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहां बात करना चाहता हूं किसके बारे में, बल्क मॉड्यूलस के बारे में। तो नो डाउट वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का केस होगा, लेकिन स्ट्रेस कौन सा होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोलिक स्ट्रेस होगा जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से वर्क करेगा। स्ट्रेन कौन सा होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, लेकिन कब होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट्स। जहां तक मेरा हुक्स लॉ फॉलो होता है वहां तक की बात मैं करूंगा, उसके बाद मेरा कोई भी लॉ नहीं लगता, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता। तो देखिए हमने यहां मेंशन भी किया, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। इस नॉर्मल स्ट्रेस को कोई स्टूडेंट्स क्या कह सकता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कह सकता है, बिकॉज ऑफ हर तरफ से प्रेशर लग रहा है, टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो दैट इज डेल्टा V ओवर V। और स्ट्रेस की बात करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो अगेन फॉर्मूला वही F अपॉन A। अब दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को मैं कहता हूं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एनालॉगस है किसके, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सेप्ट था, यंग्स मॉड्यूलस वाला कॉन्सेप्ट था, बस वही है हमारा यहाँ बल्क मॉड्यूलस। तो डिरेक्शन बल्क मॉड्यूलस इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब जो बच्चे रोड मेमोरी में हैं उनको ये सब चीजें समझ में आ जाए, बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो भैया सीधे सीधे फॉर्मूला याद करो, बल्क मॉड्यूलस K इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब माइनस का साइन क्यों लगाया, माइनस का साइन हमने यहाँ पे इसलिए लगाया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है, वो हमारा क्या हो गया है, कम हो गया है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया है। तो देयर ये सीधा सीधा हो गया K इक्वल्स टू माइनस का F अपॉन A इंटू V अपॉन डेल्टा V, या मैं F अपॉन A को प्रेशर लिख देता हूं, तो दैट इज PV ओवर डेल्टा V। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू बल्क मॉड्यूलस। डिस्टेंस यहां से यूनिट निकाले हैं या डायमेंशंस निकाले हैं, बड़ी आसान सी बातें हैं। देखो भैया यहाँ पे पास्कल और डेल्टा V ओवर V क्या है भैया, ये तो चेंज इन वॉल्यूम है और वॉल्यूम है, तो इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। तो जिस तरह से हम लोगों ने यंग्स मॉड्यूलस का केस लिया था, बिल्कुल उसी तरह से बल्क मॉड्यूलस है और यूनिट हमारी सेम होगी, दैट मस्ट बी पास्कल। और इसी तरह से जो प्रेशर वाली डायमेंशंस है, वही डायमेंशंस हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगी, किसके लिए, बल्क मॉड्यूलस के लिए। तो कुछ भी नया नहीं, सब चीजें वही हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं। अब सीजीएस यूनिट सिस्टम में बात करोगे तो दैट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर वाली जो यूनिट्स हैं वही हमारी यूज होंगे। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है यहाँ पे, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। एक्जेक्टली व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। जो बल्क मॉड्यूलस है, जिसको हम लोग K से रिप्रेजेंट कर रहे थे,
उसको अगर मैं उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये आ जाता है क्या, कंप्रेसिबिलिटी। अब डायमेंशंस की बात करें, यूनिट्स की बात करें, तो भैया जो हमने पास्कल लिया था उसका उल्टा कर दो, 1/पास्कल। अब कोई नए साइंटिस्ट तो आए नहीं जिनके बेसिस पे नया नाम उसका पड़ जाए, लेकिन हम लोग यहां पे क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था पास्कल। अब इसको उल्टा करते हैं तो ये हो जाता है न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। इसी तरह से डाइन और सेंटीमीटर का केस मिल जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल सा, जो हमारे पास प्रेशर का था उसको हमने इन्वर्स कर दिया तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। तो कंप्रेसिबिलिटी भी आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। जनरली सी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूले की बात करेंगे तो भैया फॉर्मूला कंप्रेसिबिलिटी का कैसे निकालोगे, पहले के का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज व्हाट, सीधे सीधे लिख देता हूं, प्रेशर ओवर डेल्टा वी ओवर वी, माइनस का साइन तो आपके पास है ही, दैट इज पी वी ओवर डेल्टा वी, माइनस का साइन आपके पास है ही, दैट इज के। और के को अगर मैं उल्टा करूंगा, क्या करूंगा, के को उल्टा करूंगा, 1/k करूंगा, तो ये हो जाएगा क्या, सी, और ये हो जाएगा माइनस का साइन डेल्टा वी ओवर पी ओवर वी। दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर कंप्रेसिबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, स्पेशली जब हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड्स की बात करते हैं, जैसे ब्रेक ऑयल है हमारा, आपने देखा होगा जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एक मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्लूइड होता है, वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होता है तो फिर वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो ब्रेक के अंदर जो हमारे ब्रेक पैड्स हैं उनको नजदीक लेके आता है। तो वहां कंप्रेसिबिलिटी कम से कम होनी चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात, वहां कंप्रेसिबिलिटी कम से कम होनी चाहिए। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैसेस की बहुत ज्यादा होती है और लिक्विड्स की कंपैरेटिवली कम होती है। और जो ब्रेक फ्लूइड होता है, अब ब्रेक फ्लूइड हम अपनी बाइक की बात नहीं कर रहे, साइकिल की बात नहीं कर रहे, उसमें भी ब्रेक फ्लूइड आप यूज करते हो। बच्चों मान लो मुझे एरोप्लेन के ब्रेक्स बनाने हैं, मुझे ट्रेन के ब्रेक्स बनाने हैं, वहां तो मेरे को ऐसा फ्लूइड चाहिए जो बिल्कुल ना के बराबर कंप्रेस हो, यानी जिसकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल कम हो। तो रिएक्शंस, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस दोनों का आपस का रिलेशन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा और यूटिलिटी भी आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में यूटिलिटी के बारे में वो आपसे पूछता है, बहुत अच्छी बात है, वरना तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को पढ़नी होती हैं। चलिए अब मैं बात करना चाहूंगा कंप्रेसिबिलिटी और इसको लेकर के किसी न्यूमेरिकल को, जो भी हमने पढ़ा बड़े आराम से देख सकते हैं। द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हो वो एनसीईआरटी का ही हो सकता है। तो जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर जिसको आप हिंदी में कहते हो, उसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 3000 मीटर है। कैलकुलेट द फ्रिक्शनल कंप्रेशन। अब देखो यहां उसने बता भी रखा है क्या है फ्रिक्शनल कंप्रेशन, दैट इज डेल्टा वी ओवर वी, दैट इज टर्म्ड एज फ्रिक्शनल कंप्रेशन of water at the bottom of the ocean given that bulk modulus of water is this one। बच्चों कुछ नहीं करना, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। नहीं आया सीधे फॉर्मूला लिखो, क्या सीधे लिखो भैया, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा वी ओवर वी, माइनस का साइन और लगा दो, बस डन। अब देखो फोर्स अपॉन एरिया को आप क्या कहते हो, प्रेशर कहते हो, तो प्रेशर अपॉन डेल्टा वी ओवर वी लिख सकते हो विद नेगेटिव साइन। प्रेशर निकालने का फॉर्मूला थोड़ा पीछे चले जाओ, क्या था, एच रो जी था या नहीं था, एच आपको 3000 दे रखा है, रो वाटर की डेंसिटी आपको डालनी है, जी आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाल दोगे, नॉर्मल सी बात है। बस आपके पास प्रेशर आ गया, डेल्टा वी ओवर वी आपको चाहिए, के की वैल्यू आपको दे रखी है। बस क्वेश्चन करते समय ये ध्यान रखो कि के आपको एसआई सिस्टम में दे रखा है या नहीं दे रखा, डेप्थ आपको एसआई सिस्टम में दे रखी है या नहीं दे रखी। ऑब्वियस है इसकी तो कोई यूनिट आनी ही नहीं है। क्यों नहीं आनी, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड होगी तो कोई यूनिट भी नहीं होगी। तो डिस्टेंस देखो जरा, ऐसे 2 मिनट का काम, बिल्कुल चुटकी में आंसर। कैसे लिखना है एग्जाम में देख लो। सबसे पहले हमने स्ट्रेस को यहां पे लिखा, स्ट्रेस को प्रेशर के टर्म्स में एच रो जी के हमने निकाल के दे दिया। सिंपलिसिटी के लिए 9.8 में डाल के भैया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाल दिया। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन डेल्टा वी, अब यहां पे माइनस का साइन उसने लगाया नहीं है, कोई बात नहीं है, फ्रिक्शनल कंप्रेशन निकाल रहा है, यहां से डेल्टा वी ओवर वी फार्मूले के अंदर ही हमने चेंज कर लिया। देखो कैलकुलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी चेंजेस है वो फार्मूले में कर लो, फिर वैल्यू डालो, वरना तो होता क्या है वैल्यू को ऊपर से नीचे तक लाते लाते कई बार मिस्टेक हो जाती है हमसे। तो पहले फार्मूले में चेंज करो, डेल्टा वी ओवर वी जो अननोन क्वांटिटी थी एक तरफ ले ली, जो नोन क्वांटिटी है स्ट्रेस ओवर के वो हमने एक तरफ ले लिया, दोनों वैल्यूज को डाला,
यहां से हमारा निकल के आ गया। परसेंटेज में डालना है तो भैया इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो बल्क मॉडुलस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी, क्या थी? टेंजेंटियल फोर्स लगाने की बात थी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉड्यूलस हम लोग इसको कहते हैं। अगेन ये हमारा विद इन इलास्टिक लिमिट ही होगा। इलास्टिक लिमिट से बाहर तो हमें कोई बात करनी ही नहीं है। तो कोई भी डिफाइन आप देते हैं तो उस डिफाइन में विद इन इलास्टिक लिमिट तो आपको जरूर लिखना है। क्या है भैया? शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बात एक ही है। अब टर्मिनोलॉजी है, आप अगर अमेरिका चले जाते हैं जॉब के सिलसिले में या वैसे ही घूमने, तो अब यहां राम श्याम छोटू मोटू ये नाम थोड़ी आपको अमेरिका में मिलेंगे। वहां तो पता नहीं क्या जॉन डेविड और ये वो पता नहीं वॉशिंगटन क्या यार, मैं तो कभी गया नहीं। चलो, तो बच्चों अब नई चीज पढ़ रहे हो तो नाम तो आएगा। अब दो नाम है, क्या है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है और शियर मॉड्यूलस है। अब यूज टू होते हैं, आप अमेरिका गए, एक बार पहली बार जाओगे, हो सकता है आपको नहीं याद रहे, लेकिन वहां लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे, कुछ पार्टी शार्टी करोगे, किसी के बर्थडे में जाओगे तो आपको धीमे धीमे याद हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे मेल जोल बढ़ा लो, कुछ क्वेश्चन कर लो, बार बार इन चीजों को पढ़ लो तो आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या होता है। विद इन इलास्टिक लिमिट की बात हमने की। रेशियो ऑफ टेंजेंटियल स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस जो हमें लगानी है वो कैसे लगानी है? टेंजेंटियल लगानी है। टेंजेंटियल कैसे लगाते हैं अभी समझाऊंगा। और स्ट्रेन हमारा कैसा होगा? शियर वाला, यानी एंगल में चेंज होने वाला होगा। इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक मोटी सी बुक उठा लेते हैं जी, यहां से ये ले लो जी, हमने ये नई वाली बुक ले लीजिए। देखिए, ये देखिए, अब इस बुक में फोर्स एक तो मैं ऊपर से ऐसे लगा सकता हूं, दैट इज नॉर्मल फोर्स। एक मैं ऐसे साइड से लगाता हूं, टेंजेंटियल फोर्स लगा रहा हूं। देखो, टेंजेंटियल फोर्स लगाने से आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है, यहां पे जो एंगल इस समय 90 दिखाई दे रहा है, ये एंगल हमारा चेंज हो रहा है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? बस। और इसके लिए जरूरी क्या है? नीचे वाला सरफेस फिक्स है, ये वाला सरफेस कैसा है? फिक्स है। तो मैंने इसको चिपका रखा है फेविकॉल के साथ में या रिविट कर रखा है, फिक्स है नीचे वाला सरफेस। तभी ऊपर वाले में क्या होगा? ये चेंजेस आएंगे, एंगल में चेंजेस आएंगे। तो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगाया है? टेंजेंटियल लगाया है। तो मेरा स्ट्रेस कैसा होगा? टेंजेंटियल स्ट्रेस होगा। होने वाले एंगल में चेंज की जब मैं बात करूंगा तो उसे मैं कहूंगा क्या? शियर स्ट्रेन। तो देखो बच्चों, ये डायग्राम हमने दे रखा है, ये नीचे वाला सरफेस सॉलिड करके दिखा रखा है, ये फिक्स सरफेस है, और जो ऊपर वाला फेस है उसमें मैंने टेंजेंटियल ये फोर्स लगाया है। अब नो डाउट होगा क्या? एंगल चेंज होगा, ये एंगल चेंज हो गया। कैसे एंगल चेंज हुआ? ये ऊपर वाला फेस आगे निकल गया, ये रहा, और नीचे वाला फेस अपनी ही जगह पे है। अल्टीमेटली मैं जो है क्या कह सकता हूं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ गया टेंजेंटली शिफ्ट होने का। अब फॉर्मूले की बात करें, बड़ा मजेदार सा चीज है। क्या भैया? स्ट्रेस तो वही फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। स्पेशली एरिया कौन सा लोगे? जो नीचे फिक्स है वो वाला एरिया लोगे। और यहां पे नीचे क्या आना चाहिए? स्ट्रेन आनी चाहिए, यानी चेंज इन एंगल आना चाहिए। चेंज इन एंगल को आप कह सकते हो डेल्टा एल ओवर एल। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है। तो फॉर्मूला जो है वही जाना पहचाना पुराने वाला ही आपको मिलेगा, लेकिन नाम बदल जाएगा। इसका क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस। बड़े काम की चीज, देखिए सेम कॉन्सेप्ट। अब इसी का ये 3 डायमेंशनल फिगर थी, इसका हमने 2 डायमेंशनल फिगर बना के आपको दे दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला निकाल दिया जी, टेंजेंटल स्ट्रेस F अपॉन A और शियर स्ट्रेन tan थीटा या डेल्टा L ओवर L। यहां पे मॉडुलस की बात की, ईटा से हम इसको डिनोट करते हैं, ये डाल दिया भैया, फॉर्मूला वही आ गया F अपॉन L, F अपॉन A इनटू L अपॉन डेल्टा L। जो हमारे यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला था वही है, लेकिन टर्मिनोलॉजी बिल्कुल डिफर है। तो आप यंग्स मॉडुलस वाली डेफिनेशन नहीं लेंगे, क्वेश्चन करते समय वही फॉर्मूला लगेगा। ईटा से हमने डिनोट किया। आप यूनिट्स की बात करें, डायमेंशंस की बात करें, वही सब कुछ है, कुछ भी नया नहीं है बच्चों। अब जरा इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। देखिए कितना आसान सा न्यूमेरिकल है। एग्जांपल नंबर 6, ए स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 10 साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? स्क्वायर लेड स्लैब है, इसका मतलब बेस तो इसका स्क्वायर है,
और बेस की जो लेंथ विड्थ है वो दोनों ही 50-50 सेंटीमीटर है, और जो उसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इज सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस, नैरो फेस के ऊपर लगाया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ 9 × 10⁴, बस मुझे क्या देखना है, यहां पे न्यूटन देखना है। द लोअर एज इज रिवेट, इसका मतलब जो नीचे वाला सरफेस है उसको फिक्स किया हुआ है, जैसे अभी हमने बुक में किया हुआ था। हाउ मच इज द अपर एज डिस्प्लेस्ड, यानी डेल्टा एल निकालना है जी आपने, फॉर्म अभी डायग्राम देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। शियर मॉड्यूलस हमें दे रखा है 5.6 × 10⁹ पास्कल। देखो बच्चों कितनी आसान सी छोटी छोटी सी बात है, एक छोटा सा तो फॉर्मूला ही है, कुछ नया तो है ही नहीं इसमें। ये देखो ये हमारा सरफेस हो गया, अब इस सरफेस के ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, डेल्टा एल यहां पे आ गया, डाल देते हैं। हियर एल इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, एफ इक्वल्स टू दिस वन, ईटा इक्वल्स टू 5.6 × 10⁹, फार्मूला वही ये, ठीक। अच्छा एरिया में इसने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन गलत तो होगा नहीं। ए स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू शेयरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। बस ये जो ब्रैकेट में दे रखा है बच्चों, इसको थोड़ा सा हमें एम्फसाइज करना है, जिसकी वजह से ये चेंज आ रहा है। देखिए ये चीज हमें यहां पे देखनी है, क्या उसने जो फोर्स लगाया है वो नैरो फेस पे लगाया है, ठीक है। तो नैरो फेस पे लगाने का मतलब सिंपल सी बात है कि जो बॉटम है वो स्क्वायर शेप नहीं होगा। बॉटम हमारा जो है नो डाउट बॉटम में एक साइड हमारी नैरो वाली जरूर आनी चाहिए, तभी हम नैरो फेस के अकॉर्डिंग क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। ऐसे समझ लो, मान लीजिए स्क्वायर शेप है, ठीक है। अब अगर मैं स्क्वायर शेप को कहां ले लूं, बेस पे ले लूं, तो मेरा नैरो फेस ऊपर नहीं आ सकता। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ ये करना होगा बच्चों, ठीक है। नो डाउट नैरो फेस मुझे ऊपर चाहिए, तो इसके लिए मेरा जो बॉटम है वो स्क्वायर वाला नहीं होगा। उसने जो ब्रैकेट में दिया उस चीज को मैं थोड़ा एम्फसाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा यहां पे चेंज हो गया, कितना, 50 × 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही लगाया हमने, डेल्टा एल हमें कैलकुलेट करना है, ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, वही पुराना फॉर्मूला, वैल्यूज हमने प्लेस की सारी की सारी। जो इसमें खास बात थी वो क्या थी, ये हाईलाइट कर दी मैंने, ऑन इट्स नैरो फेस, यानी फोर्स जो लगाना है वो नैरो फेस पे लगाना है। इसका मतलब बॉटम उसका स्क्वायर नहीं रहेगा, बॉटम एक लेंथ और एक जो थिकनेस है उसके साथ आएगा। चलिए अब ये थोड़ी आसान सी बात है, क्या इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट आपने देखा होगा कि जब रबर बैंड को आप बार बार यूज करते हो, कौन सी रबर बैंड, वो रबर बैंड जिसको हमारी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो कई बार क्या हेयर्स में लगाती हैं, या वो रबर बैंड जिसको हम नोटों की गड्डी पे लगाते हैं, या वो बैंड्स रबर बैंड्स जिनको हम लोग कई बार जो हमारे नोट्स होते हैं उनके ऊपर लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा कंटिन्यूअस यूज करते हैं, बार बार लगाते हैं हटाते लगाते हटाते, बार बार लगाते हटाते, तो वो अपनी पोजीशन को रिगेन तो करती है लेकिन थोड़ा देर से करती है, उसमें डिले आ जाता है। बस उसी को कहते हैं हम लोग क्या, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। एक कंटिन्यूअस यूज के बाद जो डिले आ जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अब ये बच्चों रबर बैंड की बात नहीं है, मान लीजिए आपका कोई लंबा सा ब्रिज है, अब ब्रिज के ऊपर जब भी कोई हैवी ट्रैफिक आता है और जब उसके ऊपर दौड़ के जाता है तो ब्रिज भी ऑसिलेट करता है, ऊपर नीचे होता है, उसकी भी अपनी इलास्टिसिटी होती है। अब मान लीजिए वो एक बार नीचे जाके ऊपर आने में देर लगा दे, क्या होगा, अगला व्हीकल तब तक आ जाएगा, अगला व्हीकल और तब तक आ जाएगा, वो तो टूट ही जाएगा। बस यही है क्या, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो एक कंटिन्यूअस यूज के बाद चीजें इलास्टिसिटी खो देती हैं, इलास्टिसिटी की वैल्यूज कम हो जाती हैं, अल्टीमेटली हमें उन्हें अनसेफ भी डिक्लेयर करना होता है। जैसे लोहे वाला पुल देखने में बिल्कुल अच्छा लगता है जी, बहुत बढ़िया है, ठीक है, या यमुना के ऊपर बने हुए दूसरे पुराने पुल एक सर्टेन टाइम के बाद, एज के बाद, या बिल्डिंग्स, हमने कोई बहुत ऊंची क्या बना ली, बिल्डिंग बना ली, अब उसको 150 साल में 200 साल में हम लोग, बिल्कुल साफ सुथरी होती है, बिल्कुल सही होती है, फिर भी हम कहते हैं ये अनसेफ है। रीजन क्या है, हर समय भैया अर्थक्वेक आते रहते हैं,
हर समय छोटे छोटे, हर समय एयर का प्रेशर रहता है। कहने का मतलब इलास्टिसिटी कहीं ना कहीं लूज होती चली जाती है, वो अपनी पोजीशंस को रीगेन करने में देर लगाते चले जाते हैं, तो हमें अनसेफ डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो अनसेफ डिक्लेयर करने के पीछे कॉज है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है क्या? डिले इन रीगेनिंग देयर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है। इसके बाद में इलास्टिक फिटिंग। अब देखिए इलास्टिक फिटिंग क्या है, ये है तो कॉन्सेप्ट लगभग वैसा ही लेकिन अलग है। लॉस इन स्ट्रेंथ क्या होता है? जब कंटिन्यूअस हम यूज करते रहते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक फिटिंग। फिटिंग का मतलब होता है थकावट, हम कंटिन्यूअसली किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो वो थक जाती है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इलास्टिक फिटिंग। तो यहां क्लियर सा हो गया, डिफाइंड एज ए लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल कॉज्ड ड्यू टू रिपीटेड अल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स टू विच मटेरियल इज सब्जेक्टेड। जिस मटेरियल की बात हम कर रहे हैं उसी में बार बार हम लोग रिपीटेड एक्शन देते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको कहते हैं इलास्टिक फिटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हम लोगों का। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चल रहे इलास्टिक हिस्टेरेसिस। अगर मैं देखूं तो देखिए जो नॉर्मल हमारा सीबीएसई का पैटर्न है उसमें तो हिस्टेरेसिस और ये सब हम लोगों से जनरली डिस्कस होता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे समझना चाहिए बिकॉज ऑफ हिस्टेरेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इलास्टिक हिस्टेरेसिस तो नहीं, लेकिन दूसरा हिस्टेरेसिस मेरे को 12th में पढ़ना है जिसकी जरूरत मुझे ट्रांसफॉर्मर्स में होगी। एज वेल एज मैं डियर स्टूडेंट्स ये डिस्कस आपसे करना चाहूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये छोटी छोटी सी चीजें हम लोगों से जनरली डिस्कस हो जाती हैं। अब मैं हिस्टेरेसिस को समझूं पढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा काम करके देख लेता हूं। डियर स्टूडेंट्स, क्या काम करके देख लेता हूं? मैं बहुत देर से डिवीजन लिए चले जा रहा हूं, किसका? स्ट्रेस और स्ट्रेन का। देखो बहुत देर से क्या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? यंग्स मॉड्यूलस आपने कहा, बल्क मॉड्यूलस आपने कहा, ईटा का, व्हाटएवर। अब बच्चों ये रेशियो लेने के बजाय जरा काम करके देखो, क्या स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, देखिए क्या आएगा। ये हिस्टेरेसिस तो बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रेस क्या है जी? फोर्स अपॉन एरिया, और अच्छा सॉरी स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है जी? डेल्टा एल ओवर एल है, ठीक है बच्चों। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, स्ट्रेस को और किसको? स्ट्रेन को। जरा दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है। देखो बच्चों ये वर्क डन आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन आ गया, अपॉन में एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम आ गया। सिंपल सा, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, और बार बार स्ट्रेस अप्लाई करने से होने वाले चेंजेस की वजह कहीं ना कहीं वर्क को इफेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं हीट को इवॉल्व कर रही है, कहीं ना कहीं जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे थे वो उसकी अपनी एनर्जी में स्टोर होता चला जा रहा है, हीट की फॉर्म में डिलीवर होता जा रहा है। बस यही है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। मैंने यहां सिंपल सा क्या किया, स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया। मैंने सिंपल किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बढ़ाना शुरू किया, उस स्ट्रेस की वजह से इसमें स्ट्रेन डेवलप हुआ, बी तक चले गए। अब अगर आगे मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूं तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेस बढ़ जा रहा है, स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा, तो मैं क्या करता हूं, इसी पॉइंट से वापस आ जाता हूं। ये देखिए वापस का साइन लगा रखा है हमने। तो मैं क्या देखता हूं कि जब मैं स्ट्रेस को विड्रॉ कर रहा हूं तो सेम पाथ से वापस नहीं आ रही स्ट्रेन, मेरी दूसरे पाथ से वापस आ रही है, तो दूसरे पाथ से फिर वापस यहां पे आ गए। नो डाउट ये जो एरिया है ये एरिया ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन को। अब इसको मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं?
भैया मैंने फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से कॉन्फिगरेशन में चेंज हुआ, अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया फिर कॉन्फिगरेशन में चेंज हुआ, तो कहीं ना कहीं हीट लॉस हुआ। हीट लॉस हुआ तो वो वर्क डन अपॉन वॉल्यूम के टर्म्स में, यानी हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम मेरे को इस एरिया से मिल जाएगा, और इसी एरिया को मैं क्या कह दे रहा हूं, हिस्टेरेसिस कह दे रहा हूं। तो बच्चों इस लूप को कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप, इस ग्राफ को कहते हैं हिस्टेरेसिस ग्राफ। रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीज हमने यहां पे दिखा रखी है। द शेडेड एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लॉस्ट। इसको मैंने हीट भी कहा ड्यूरिंग लोडिंग अनलोडिंग, पर यूनिट वॉल्यूम भी लिखना चाहिए। मैं इसको लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम। लोडिंग अनलोडिंग साइकिल भी कह सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं, एक साइकिल के लिए उसने कहा है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स मेरे को डिस्कस करने हैं एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी के। तो देखिए एप्लीकेशंस में जैसे मैं पुल बनाता हूं, अब पुल के ऊपर से कितना लोड मैं ले जा सकता हूं, कार ले जा सकता हूं या ट्रक ले जा सकता हूं, या ट्रक भी बहुत बड़ा ट्रक जो 16 चक्के वाला होता है वो ले जा सकता हूं, या ट्रेन ले जा सकता हूं। तो वो डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि जब भी मैं किसी ब्रिज के ऊपर पुल के ऊपर लोड अप्लाई करता हूं तो उसमें बकलिंग कितनी होती है। आप बकलिंग समझते हो, चलो बकलिंग समझा देते हैं। मान लीजिए ये पुल है, ये इसके रिजिड सपोर्ट है। अब यहां मैंने अपना ट्रक खड़ा किया तो ऑब्वियस है ट्रक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इसके वेट की वजह से अल्टीमेटली ये नीचे की तरफ झुक गया। तो ये जो जितना झुकाव है, जितना ये नीचे आ गया, सपोर्ट से नहीं, सपोर्ट तो वही है, इसको कहते हैं बकलिंग। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो बकलिंग है, ये बकलिंग इस फॉर्मूले से गवर्न होती है। कहां से आया, क्यों आया, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू W L क्यूब ओवर 4YB D क्यूब। डी स्क्वायर भी लिखते हैं कुछ लोग, डी क्यूब लिखते हैं, मैंने यहां पर डी क्यूब लिख रखा है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट आप जो है डी स्क्वायर लिखिए, ज्यादा अच्छी बात होगी। चलिए अब देखिए W क्या है, जो वेट हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, अपना वेट नहीं, इसका अपना वेट जो है वो तो जो बकलिंग लानी है वो परमानेंट उसमें बकलिंग होगी, या बनाते समय हम उसको थोड़ा ऊपर उठा के बनाएंगे तो बकलिंग होकर के वो फ्लैट हो गया, वहां तक ठीक है, अपने वेट की बात नहीं कर रहे। अब इसके ऊपर जो एडिशनल वेट लगाया है, ट्रक खड़ा किया है, ट्रेन खड़ी की है, या स्कूटर खड़ा किया है, दैट इज वेट। सीधे सीधे mg हो गया बच्चों। L क्यूब, L क्या है, L है दोनों सपोर्ट्स के बीच का लेंथ, स्पान कह सकते हैं हम इसे, L क्यूब अपॉन 4 कांस्टेंट Y, यंग्स मॉडुलस। अब आप इसके अंदर स्टील यूज कर रहे हो, लोहा यूज कर रहे हो, कंक्रीट यूज कर रहे हो, सीमेंट यूज कर रहे हो, इन सब का कंबाइंड यंग्स मॉडुलस दैट इज Y। B विड्थ, विड्थ का मतलब पुल की चौड़ाई। आप उसमें एक साथ 2 बस चला सकते हो, 4 बस चला सकते हो, 6 बस चला सकते हो, या एक बार में एक ही बस चल सकती है, दैट इज B विड्थ। अब पुल की मोटाई, मोटाई समझते हैं आप, कभी मेट्रो के किसी ट्रैक के नीचे से निकलिए तो आपको दिखेगा वो काफी ऐसे मोटे मोटे गर्डर्स होते हैं, बीच में वैसे गैप होता है लेकिन कई सारे गर्डर्स एक के साथ एक पैरेलल लगे होते हैं और काफी मोटे मोटे होते हैं, तो दैट इज डी डेप्थ। तो डियर स्टूडेंट्स नो डाउट बकलिंग को कम करने के लिए वेट कम होना चाहिए। अब भैया ट्रेन ले जानी है तो मैं वेट कैसे कम करूं, क्या कहूं कि भैया पुल के ऊपर जा रहा है उतर जाओ सवारी सारी, या सामान खाली कर दो, नहीं वेट मैं कम नहीं कर सकता। चलिए L क्यूब, हाँ ठीक है, मैं लेंथ स्पान जो है कम कर सकता हूं 2 सपोर्ट्स के बीच। लेकिन अब मान लो मुझे यमुना के ऊपर पुल बनाना है, अब भैया कितने पिलर खड़े करूंगा मैं उसमें, या चलो मेरे को मेट्रो निकालनी है रेलवे लाइन के ऊपर से, अब वहां तो मैं बीच में सपोर्ट खड़ी नहीं कर सकता, तो कई बार मेरी मजबूरी हो सकती है कि मैं स्पान को कम नहीं कर सकता, फिर मैं क्या करूं, यंग्स मॉडुलस को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, यंग्स मॉडुलस बढ़ा दूंगा बकलिंग कम हो जाएगी। बी विड्थ को चौड़ा कर दूं पुल को, एक मेट्रो के बजाय 4 मेट्रो ले जाने वाला पुल बना देता हूं, लेकिन भैया मुझे ले जानी है एक ही, तो 4 का तो बेकार पड़ा रहेगा, चलो जी मैं उस काम को भी कंसीडर करूंगा। अब जो खास बात है वो है डी डेप्थ। तो डियर स्टूडेंट्स बकलिंग को अगर मेरे को कम करना है तो डेप्थ को बढ़ाना है। अल्टीमेटली मैं क्या करता हूं, जहां मुझे लंबा स्पान बनाना होता है, जहां मैं स्पान को कम नहीं कर सकता, वहां पुल की जो मोटाई है उसको बढ़ा देता हूं। अब जरा ध्यान से देखना, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस,
आप जहां से भी निकलते हो, पुल के नीचे से निकलते हो, क्या समझे, आप पुल के ऊपर से गुजरते हो, आप हाई टेंशन वायर्स के थ्रू गुजरते हो, वॉट एवर, सो हर जगह तो फिजिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी में बकलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पुल डिजाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो इन्हीं चीजों को हम थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं। तो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में बनने वाली बीम बनाते हैं, कॉलम्स खड़े करते हैं, कितनी दूर पे कॉलम खड़ा करना है, उसकी विड्थ कितनी होगी, ये सब बातें हम लोग पढ़ते हैं तो हमारी बिल्डिंग बनती है। प्योर मैकेनिक्स है डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सिविल में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो है हम लोगों का आई शेप्ड गर्डर का। अब देखिए, जो गर्डर्स हम लोग यूज करते हैं, अब ये दिल्ली में रहने वाले बच्चे तो मोस्टली समझते ही नहीं होंगे गर्डर क्या होते हैं। देखिए, दो तरह से हम लोग छत बनाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे तो पक्का समझते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो बिल्डिंग होती है, एक तो लेंटर वाली होती है, एक वो होती है जिसमें वो नीचे लोहे के बड़े बड़े से गर्डर्स लगे होते हैं, आई शेप्ड। देखना ध्यान से, तो आई शेप्ड भी क्यों होते हैं ये बात समझाने जा रहे हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो एक तो होते हैं लेंटर वाले, दूसरे होते हैं बच्चों जिनमें क्या, हाँ, सिली पत्थर पड़े रहते, छोटे छोटे पीस पत्थर के पड़े रहते हैं। तो जो छोटे छोटे पत्थर के पीस पड़े होते हैं, वहां पे जो हम गर्डर यूज करते हैं वो आई शेप्ड होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, अभी मैंने बकलिंग पढ़ी थी तो मेरी 1/d³ के प्रोपोर्शनलिटी में आ रही थी, तो मैं नो डाउट इस डेप्थ को या मोटाई को बढ़ाना चाहता हूं। अब मोटाई को बढ़ाना चाहता हूं, उधर मैं चौड़ाई भी बढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, जो मेरा सॉलिड एक मटेरियल था, इस सॉलिड को मैं बीच में से पतला कर देता हूं और इसको लंबा कर देता हूं खींच के। अल्टीमेटली मेरी बकलिंग जो है वो कम से कम हो जाती है। तो आई शेप्ड जो गर्डर होते हैं उनके पीछे ये कॉज होता है कि उतने ही मटेरियल में, उतने ही सामान में, उतने ही लोहे में हम लोग कम बकलिंग वाले गर्डर तैयार कर सकते हैं, इसलिए इसको आई शेप बनाते हैं। इसके बाद में मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन अर्थ, ये सब एप्लीकेशन है किसके, इलास्टिसिटी के। देखो भैया, क्या करोगे, यहां से आप जो है नॉर्मल मिट्टी उठा लो, उस मिट्टी की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लो, प्रेशर यहां से निकाल सकते हो, H मैक्सिमम रो जी दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸। अब ये कहां से लेके आए, ये हमने एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेंथ निकाली है किसकी, मिट्टी की। तो बच्चों, हाइट जो है वो मैक्सिमम हमारी 10 किलोमीटर हो सकती है। तो आप देखेंगे भी, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो 8.5 पौने 9 किलोमीटर के करीब है, इससे ऊपर कोई माउंटेन है ही नहीं पूरी अर्थ पे। तो उसके पीछे रीजन यही है कि अगर उससे ऊंचा कोई माउंटेन हुआ तो निश्चित से जो नीचे अर्थ क्रस्ट है, जो जमीन है, उसकी जो यंग्स मॉडुलस है या जो उसकी स्ट्रेंथ है वो जवाब दे जाएगी और जमीन फट जाएगी या टूट जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हाईएस्ट जो हाइट हो सकती है वो किसी माउंटेन की 10 किलोमीटर हो सकती है, हमने जो यहां से एक्सपेरिमेंटली निकाला। चलिए, अब इसके बाद में बात करते हैं हम, हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। अब देखो, ये डेरिवेशन तो करना नहीं है, ठीक है ना। ये शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट क्या होती है और सॉलिड शाफ्ट क्या होती है, ये बात जरूर मैं समझा दूंगा, और शाफ्ट क्या होती है ये बात भी समझाऊंगा। देखो बच्चों, आपने कभी ट्रक या बस के नीचे घुस के देखा हो? हाँ बिल्कुल, आप ये सोच रहे होंगे सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या बस के नीचे घुसा रहे हैं। अरे भैया, फिजिक्स तो हर जगह है। मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो निश्चित सी बात है मैकेनिकल चीजों को पढ़ोगे। चलिए, तो बच्चों, जनरली बस का जो इंजन है वो आगे होता है। अब आप जो डीटीसी की बस देखते हो, हरी वाली, नीली वाली, इनमें तो इंजन पीछे होता है, तो आपको शाफ्ट आराम से दिखेगी नहीं। तो भैया थोड़ा ओल्ड मॉडल की बस देख लेना, एडवांस होती जा रही टेक्नोलॉजी, शाफ्ट को छोटा करने के लिए पीछे रखा गया इंजन। लेकिन आज से 10 साल पहले की कोई बस देखोगे, इवन ट्रक देखोगे, ट्रक अभी भी रेयर वाले नहीं है, ट्रक सारे के सारे आगे ही इंजन होता है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी कभी मौका लगेगा बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे इंजन होता है और पीछे वाले व्हील्स के ऊपर हम लोगों को टॉर्क अप्लाई करना होता है। तो आगे इंजन से टॉर्क को पीछे वाले व्हील्स तक ले जाने के लिए बीच में एक रॉड लगी रहती है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वो रॉड तेजी से घूमती है। इस बात को ध्यान से देखना। चलो, ये भी नहीं देख पाओगे, कार तो है घर में, हाँ बिल्कुल है जी। अब जरा कार के नीचे घुसना, भैया शाफ्ट तो आपको कार के नीचे ही मिलेगी। इंजन से आगे वाले दोनों व्हील्स के बीच में एक रॉड होती है,
जो इंजन से टॉर्क को व्हील्स तक ट्रांसफर करती है, उसे बोलते हैं शाफ्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो शाफ्ट में टर्निंग इफेक्ट है वो हमारा पाई ईटा r⁴/12 इस फॉर्मूले से गवर्न होता है। अब इसमें r जितना ज्यादा होगा उतना ही टर्निंग इफेक्ट मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। लेंथ मैं कम कर नहीं सकता। ईटा, चलो मैंने स्टेनलेस स्टील ले ली, बहुत अच्छा मटेरियल ले लिया, इससे ज्यादा बना नहीं सकता, तो मैं आर को बढ़ाता हूं। तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो मान लीजिए मेरे पास ये सॉलिड है, दूसरा इसी मटेरियल को मैंने रिकास्ट किया, सिलेंडर की फॉर्म में बना दिया, यानी बीच में से खोखला और बाहर चारों तरफ मास। तो मान लीजिए 50 किलो की शाफ्ट मुझे बनानी थी, तो 50 किलो मटेरियल में अगर मैं सॉलिड शाफ्ट बनाऊंगा तो उसका रेडियस कम होगा, और अगर बीच में से खोखली बनाऊंगा जस्ट लाइक ए पाइप तो उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। जैसे ही रेडियस बढ़ जाएगी तो टॉर्क ज्यादा मैं ट्रांसफर उससे कर पाऊंगा। इसलिए जो हॉलो शाफ्ट होती हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से ज्यादा क्वांटिटी में टॉर्क को ट्रांसफर कर सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, यंग्स मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा, रिजिडिटी के बारे में पढ़ा, इन सबका डेली बिहेवियर में क्या क्या यूज हो सकता है, कैसे यूज हो सकता है, वो बात यहाँ पे पढ़ी। तो जितने भी केसेस हमने यहाँ पे एप्लीकेशंस में पढ़े, इनसे आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जनरली बनते हैं। डेरिवेशन तो ये सब आपके उसमें है नहीं। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि भी आप लोग फ्री हैं, घर में बैठे हुए हैं, डेरिवेशन भी कर लेंगे तो क्या जाता है आपका, रोड में वीडियो डालना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। एग्जामिनेशन के लिए जहां तक बात है तो फिर हम नवंबर में आपको ये बात बताएंगे जब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे होगा कि भैया कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम के लिए तैयार नहीं करने हैं। अभी तो अगर इसका डेरिवेशन भी कर लोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अगेन बच्चों समझ लो, मोर स्टडी मोर कॉम्प्लेक्शन। अब हो सकता है आपके स्कूल में आपके सर या मैडम या आपके कोचिंग में सो कॉल्ड, जहां बहुत सारे पैसे देकर के हम लोग बात कर रहे होते हैं, हो सकता है कि इन चीजों को डिस्कस ही ना कर रहा हो। जब इनको डिस्कस नहीं करेगा तो फिजिक्स तो आसान हो ही जाएगी। तो बच्चों, फिजिक्स को आसान बनाने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका, ज्यादा पढ़ो, ज्यादा चीजों को मन से सोचो। दूसरा तरीका, चीजों को हटा दो, पढ़ो ही मत। तो जो दूसरा तरीका है उससे नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। पहले तरीके से फिजिक्स भी आसान हो जाएगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मन में तो सबके लड्डू फूट रहे होते हैं, मेरे को तो ये आईआईटी में एडमिशन लेना है, मेरे को तो ये एम से ही मेडिकल करना है, लेकिन भैया काम कौन करेगा? काम तो निश्चित रूप से स्टूडेंट को ही करना है। टीचर ऐसा मिल जाए जो काम करा दे, स्टूडेंट काम कर ले, तो नीट का सिलेक्शन बड़ा आसान है, आईआईटी का सिलेक्शन बड़ा आसान है। तो डियर स्टूडेंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। किसी दूसरे बच्चे से इन्फ्लुएंस मत होइए। अगर वो कहता है कि मेरे को फिजिक्स बहुत आसान लगती है तो उससे ये पूछ लीजिए, भैया तूने ये कॉन्सेप्ट कर रखा है? आपने जितने भी किसी भी चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट को सबको एक बार बारी बारी से शेयर कर लो कि तू इसके बारे में जानता है, तू इसके बारे में जानता है। तो मैं समझता हूं उसमें से 50% भी कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं मिलेंगे जो उसने किए होंगे, तो उसको फिजिक्स तो आसान लगेगी। उसके सर तो बहुत अच्छा पढ़ा ही रहे होंगे, मैडम तो बहुत अच्छा पढ़ाई रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा ही याद आ रहे होंगे। तो बच्चों, अपने नोट्स ले जा करके उसके साथ में एक बार शेयर कर लो कि भैया ये सारे टॉपिक हैं, ये सब तूने कर रखे हैं, तुझे फिजिक्स तो आसान लग रही है, लेकिन क्यों लग रही है ये कॉज भी कभी ढूंढ लो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था। चलिए आप इसको रियलाइज करेंगे। नो डाउट थोड़ा स्पीड तो मैंने फास्ट ही रखी क्योंकि सिर्फ मेरे को ओवरव्यू लेना था, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बताने थे। डेरिवेशन की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, जो क्यूरियस स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो जरूर मेरे से शेयर करेगा, व्हाट्सएप करेगा, तो मैं उसको इंडिविजुअली बुला करके उसके डाउट्स क्लियर करा दूंगा। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।